हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल पेपरमैन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमने जब स्टार्ट किया है अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन से और लेबर लॉ से स्टार्ट किया है। देख सकते हो आप टॉपिक का नाम भी। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको क्रिस्प में करवाऊंगा और ये एमसीक्यू टाइप ही होंगे। मतलब पहले मेरा प्लानिंग था कि प्रॉपर एमसीक्यू कराया जाए, वो भी कराऊंगा। बट अभी काफ़ी सजेशंस के बाद ये पता लगा कि उससे क्या है, कंप्लीट कवरेज का फीलिंग नहीं आता है। तो आपके पास जो नोट्स हैं वो सारे के सारे आप शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करा दीजिए, ताकि एक मेमोरी में बन जाए। और ये बहुत ही क्रिस्प और अप टू द पॉइंट होगा। डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्मेशन, एमसीक्यू टाइप इन्फॉर्मेशन ही होगी जो एमसीक्यू के लिए आएगी। ऐसे फालतू की रैंडम इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ओल्ड और न्यू में क्या है। इसमें हम पूरा न्यू जो वेजेज कोड है, कोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, काफ़ी लेबर एक्ट्स को एक में मर्ज कर दिया गया है। कि एक जो कोड है उसमें मान लो किसी में 4, किसी में 12, किसी में 13, ऐसे करके एक्ट्स को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो 4 कोड हैं, और ये कोड भी क्यों है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए कोड है। और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो लेबर है ना, वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। क्या है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो अभी क्या है, कुछ स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कुछ बीच में कोरोना भी आ गया था, तो इसके कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया कि ओल्ड क्या है। ओल्ड लेबर एक्ट्स में कौन कौन से थे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हुआ, मिनिमम वेजेज एक्ट हुआ, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हुआ, ESIC एक्ट हुआ, या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड वाला हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड वेज अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स वाला एक्ट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो इसमें सब्ज्यूम्स हो गए हैं। ठीक है, ये है न्यू लेबर कोड, जिसमें पहला क्या है, कोड ऑन द वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, एंड द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020, एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ठीक है, इसको OSHW भी बोलते हैं, OSHW है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ये 4 अपने नए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे अभी ये तो हम ऊपर से ब्रीफ आइडिया है। इसमें हमने पूरे सब्जेक्ट में करना क्या है, जो लेबर लॉ वाले में करना क्या है, जिससे कि हमारा कंप्लीट कवरेज हो जाए और एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे। इसमें क्या है, थोड़ी सी थ्योरी करनी है, ये भी मैं करा दूंगा। ठीक है, जितना मोस्ट प्रोबेबली मेरा चांस रहेगा। हालांकि इससे 1 या 2 ही क्वेश्चन बनता है और करना ज़्यादा होता है, तो ये भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 लेबर कोड जो ये वाले ये करने हैं, और इसके अलावा 10 से 12 एक्ट्स। अब देखो, ये तो पूरी तरह इंप्लीमेंट हुए नहीं है, तो फिर अपने को ओल्ड वाले भी करने हैं। ओल्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं जब करेंगे तो हम देख लेंगे। जैसे ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हुआ, फैक्ट्रीज एक्ट हुआ, ये सब करना है। ठीक है, ये हम करेंगे। कम से कम 10 से 12 ही हैं, ज़्यादा नहीं है वो। जिसमें सिक्योरिटी वाले भी मिला सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी मिला के और लेबर लॉ वाले मिला के 10 से 12 हैं। ठीक है, वो हम कर लेंगे। अब इसमें देखो, पढ़ना क्या क्या होता है पूरे एक्ट्स में, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जितने भी ये हैं, या फिर ओल्ड हैं, न्यू हैं, जो भी है, इन दोनों में से पढ़ना अपने को कितना पढ़ना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फोकस ऑन द नंबर ऑफ डेज कहीं लिखे हो, लिमिट एंड टाइम पीरियड कहीं लिखी हो, है ना। और उसके बाद अथॉरिटी का कोई नाम, कि कौन सी अथॉरिटी ग्रीवेंस रिड्रेसल करती है, कौन सी एक्शंस लेती है, कौन सी पेनलाइज करती है, मेंबर्स कितने होने चाहिए, कैंटीन कब खुलेगी, मैक्सिमम ग्रेचुइटी कितनी दी जाएगी, पेनल्टी कितनी लगेगी, है ना। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, अडल्ट, डिफरेंट लॉज एंड और उनका कंपैरिजन क्या है ना। टाइम लिमिट, किसी भी एक्ट को किसी भी प्रोविज़न को लागू करने के लिए टाइम लिमिट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको रजिस्टर कराना है, कितने टाइम के अंदर रजिस्टर कराना है। फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन एक्ट से ट्रेड यूनियन की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे है। और इसका आउटलाइन क्या है, जैसे हम कैसे करेंगे, एक्ट्स आउटलाइन व्हाट टू लर्न, है ना। जैसे नेम ऑफ द एक्ट, डेफिनेशन, प्रपोजल्स, बॉडी, ऑल इम्पोर्टेंट क्लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अपॉइंटमेंट किसका होगा, अथॉरिटी क्या होगी, पावर क्या होंगी, उसके फंक्शंस क्या होंगे, पेनल्टीज एंड इट्स प्रोसीजर क्या है, एडजुडिकेशन क्या है ना। ये सब देखना है अपने को कि इसमें कैसे गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने। द कोड ऑन द वेजेज एक्ट। ज़्यादा देखो, ये फास्ट रिवीजन होने वाला, तो ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाए। तो इसमें क्या है, द कोड ऑन द वेजेज एक्ट 2019। इसमें क्या है, 4 लोगों को एक में कोड में बना दिया गया है। वो कौन से हैं 4 लॉ, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, है ना, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रिमनरेशन एक्ट।
ठीक है, तो आप इतना देख सकते हो, जैसे 36, 42, 61 और 70, 71 वाला है, थोड़ा पीछे से कट गया, ये आप इधर लगा लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद वेजेस क्या है, वेजेस की डेफिनेशन इसमें क्या है कि बेसिक पे प्लस DA एंड रिटेनिंग अलाउंसेस। देखो 3 चीज़ें हैं बस जिसको अपन वेजेज का पार्ट बोलते हैं। क्या क्या, बेसिक पे कितना है आपका, DA कितना है और रिटेनिंग अलाउंस कितने हैं। उसके बाद जो स्टेटूटरी बोनस कोई मिला, HRA कोई मिला, कन्वीनियंस चार्जेस कोई मिला, जैसे TPT मिलता है सरकारी में, उसके बाद ओवर टाइम कोई मिला, PF कोई मिला, ग्रेचुइटी कोई मिला, ये कोई भी वेजेज का पार्ट नहीं है। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ सैलरी है। अब आपको समझ में आई, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि बेसिक, DA और रिटेनिंग अलाउंस। क्वेश्चन MCQ कैसे बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वेज। उसमें बेसिक लिखा होगा, DA लिखा होगा और एक कोई यहीं से यहाँ से लिखा होगा, जैसे स्टेटूटरी बोनस लिख दिया जाएगा, HRA लिख दिया जाएगा, कन्वीनियंस लिख दिया जाएगा, ओवर टाइम लिख दिया जाएगा, ग्रेचुइटी लिख दिया जाएगा। ये कोई भी पार्ट नहीं है वेजेज का, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अब क्या है, बेसिक पे प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस, इसको क्या बोलते हैं, शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ द ग्रॉस सैलरी एंड अदरवाइज एक्स्ट्रा वुड बी काउंटेड एज वेजेस। देखो समझे आप बात, कि जो, अब मान लो आपकी सैलरी है 100 रुपये, है ना, और आपको दिए जा रहे हैं बेसिक, DA और रिटेनिंग आपको 30 दिया जा रहा है और 70 आपको ऐसे दे दिया जाता है कि स्टेटूटरी में स्टेटूटरी प्लस PF प्लस कन्वीनियंस प्लस HRA, ये 70, ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 50% जो होना चाहिए वो आपका ये 3 कंपोनेंट होने चाहिए। कौन कौन से, जो वेजेस के कंपोनेंट है, कौन कौन से, बेसिक पे, DA और रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ मैंने थोड़ा समझाया भी है कि लेट सैलरी क्या है, 40,000 है, वेजेस क्या है 15,000 है, एक्स्ट्रा क्या है 25,000 है। तो क्या है, तो 100 वेजेस शुड बी काउंटेड एज 20,000। समझे, कि जो वेज काउंट होंगे जिस पे सारे प्रोविजंस लगेंगे, क्योंकि वेज पे ही सारे प्रोविजन लगते हैं, सैलरी पे प्रोविजंस नहीं लगते हैं, कि जैसे वेज का कितना % बोनस में जाएगा, कितना कहाँ जाएगा, ये सब वेज पे लगते हैं। तो इसका जो वेज है वो 50% काउंट किया जाएगा, टोटल का, टोटल सैलरी का 50% काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका वेज काउंट, आपने वेज इसमें से सिर्फ 5,000 दिया और बाकी सब अलाउंस इसमें दे दिया, ऐसे चालाकी नहीं कर सकती है कंपनी। ठीक है, तो ये इस तरीके का इसमें रूल बनाया हुआ है कि एटलीस्ट इसमें से, ये क्वेश्चन आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो कोड है ये वर्कर्स पर अप्लाई होता है, एम्प्लॉयज़ पर नहीं अप्लाई होता। कौन सा, देखो कोड ऑन द वेजेस वाला। ठीक है, किस किस को एक्सक्लूड करता है, वर्कर, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर्स, अब ए सर्टेन वेजेस, जिसका जो 15,000 से ज़्यादा जिसका वेज है, जैसे वर्कर एक छोटी यूनिट है, एम्प्लॉय में सारे आ जाते हैं, है ना, तो ये इन लोगों पे एप्लीकेबल है बस, जो अंदर वाले। और अंदर वाले कौन कौन से हैं, बाहर कौन कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई बंदा है, 15,000 से ज़्यादा सैलरी वाला कोई बंदा है, सुपरवाइजर कोई बंदा है, ये इन सबसे बाहर है वर्कर के डेफिनेशन से। ठीक है, और एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय में सारे लोग आ जाते हैं सिर्फ अप्रेंटिस को छोड़ के। ठीक है, तो इसके बाहर एक सर्कल और बना के आप उसमें ये भी डाल सकते हो कि इसमें एक अप्रेंटिस वर्ड और डाल दो, तो जिससे पता लग जाएगा कि आपको जो अप्रेंटिस है वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन से भी बाहर है। ठीक है, और एम्प्लॉय में बाकी सब कुछ आता है अप्रेंटिस को छोड़ के। और वर्कर्स में क्या आता है, वर्कर्स में सारे छोड़ने पड़ते हैं, किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, सुपरवाइजर है, और 15,000 से ज़्यादा सैलरी, तीनों छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना इतना। ठीक है, और ये थोड़ा देखो, एम्प्लॉयर्स नाउ इंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो। एक तो हो गया एम्प्लॉय, इधर काम करने वाले या वर्कर, और जो इधर एम्प्लॉयमेंट देगा वो है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर में अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले भी इंक्लूड कर दिए गए हैं कोड में। कॉन्ट्रैक्टर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में मान लो ज़रूरत है मैन पावर की ज़रूरत है मेरे ऑफिस में, और हमने एक टेंडर किया जिससे हमने, एक कॉन्ट्रैक्टर आया हमारे पास, उसने बिड लगाई और वो ये बिड को अपने नाम कर ले गया, जिसमें मैन पावर वो प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्टर। तो जो ये एम्प्लॉय भेजेगा, जो ये वर्कर भेजेगा,
जो ये वर्कर भेजेगा उसके लिए वो सारे ये कानून कोड ऑफ वेजेज एक्ट लगेंगे, ठीक है। तो अब जो एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, इस पर भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है इसमें, है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम आगे क्या है इसमें, फ्लोर वेज और मिनिमम वेज, है ना। फ्लोर वेज क्या है कि मान लो 178 रुपये पर डे देना ही देना है, लिस्ट वेजेज मस्ट बी पेड, लिस्ट वेज मस्ट बी पेड। उसके बाद क्या है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी अमाउंट को अपना मिनिमम वेज बना सकती हैं। फ्लोर होता है कि भाई फ़र्क है, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते आप, और मिनिमम कहीं भी सेट कर लो, सीलिंग लिमिट कोई है नहीं, ठीक है। देखो ये आपका एक घर है, ये आपका फ्लोर है और ये आपका सीलिंग है, तो इससे नीचे जा नहीं सकते, ये कोई दी नहीं हुई है, और मिनिमम कहीं भी सेट कर लो। तो मिनिमम कौन सेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और फ्लोर रेट कौन सेट करेगा, एक्ट सेट करेगा, ठीक है। फ्लोर रेट कौन सेट करेगा, ये कोड सेट करेगा। मान लो वेजेज कोड है, ये बताएगा कि भाई इससे नीचे तो कोई भी स्टेट नहीं जा सकता, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई नहीं जा सकता। तो ये है 178 रुपये पर डे, द लिस्ट वेजेज मस्ट बी पेड। और स्टेट गवर्नमेंट जो अमाउंट डिक्लेयर कर देंगे उसको अपन बोलते हैं मिनिमम वेज, ठीक है। और कब तक मिल जाना चाहिए मंथली वेज, बाय द 7th, 7 तारीख है जो नेक्स्ट मंथ की, जिसके लिए आपने काम किया है, उससे अगले महीने की 7 तारीख तक आपको मिल जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जनवरी की सैलरी फरवरी की 7 तारीख तक मिल जानी चाहिए, ठीक है। ये लिखा है देखो, फॉर द मंथली वेजेस क्या मिलेगा, बाय द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जितने भी ड्यू हैं मस्ट बी पेड विद इन द 2 days फ्रॉम द रिलीविंग डेट। मान लो आज आप नौकरी को छोड़ के जा रहे हो, तो 2 दिन के अंदर 2 days वो वर्किंग में आएंगे, ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे आप काउंट कर लोगे, 2 days आएंगे, 2 days फ्रॉम द रिलीविंग डेट आपको सारे के सारे ड्यू मिल जाने चाहिए, ठीक है। थोड़ा वर्किंग आवर्स की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स क्या है, 48 आवर्स हैं पर वीक और 12 आवर्स पर डे, मैक्सिमम इंक्लूडिंग रेस्ट भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और मैक्सिमम ओवर टाइम है 52। अच्छा ये तो बढ़ाया था, इसलिए पहले क्या होता था ना, जैसे वेजेस वाले जो एक्ट थे उसमें 50 घंटे हुआ करता था, अब वो कोड वाले में 125 कर दिया है इसको, ठीक है, पर क्वार्टर, हर 3 महीने के लिए, है ना। अब ये 125 घंटे हो गए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखना है। ये मैं इसको 3 स्टार या 4 स्टार इन्फॉर्मेशन बोलूँगा कि जो अभी क्या है, अभी जो घंटे हैं ओवर टाइम के 3 महीने के मिला के 125 घंटे हो गए, पहले 50 घंटे हुआ करते थे पुराने एक्ट में, ठीक है। और किसी का भी मैक्सिमम डिडक्शन आप कर सकते हो, नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वेजेज, सैलरी का नहीं, वेजेज के 50% से ज़्यादा का आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेजेज है 20,000, आपको किसी का पैसा काटना तो आप 10,000 से ज़्यादा उसका पैसा नहीं काट सकते। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी पूरी की पूरी सैलरी ही डिडक्शन में उड़ा दी, ठीक है। फ़ाइन भी लगा, वो भी, उसमें भी मैं उस डिडक्शन की भी बात कर रहा हूँ कि मान लो आपने किसी पे फ़ाइन लगाया और उस पर 25,000 रुपये का फ़ाइन लगा दिया, उसकी सैलरी है 20,000 रुपये या उसकी सैलरी है 30,000 रुपये, नहीं लगा सकते आप ऐसा। आप उस पर मैक्सिमम डिडक्शन कर पाओगे 50% ऑफ द टोटल वेज कितना है उसका, ठीक है। और ये क्या है, सब एम्प्लॉयज़ पे अवेलेबल है, दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल टू द ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। बोनस का क्या क्या रूल है वो देख लेते हैं। बोनस किसको मिलता है, वर्कर्स को मिलता है, ठीक है। 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए फर्म में, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 20 या 20 से ज़्यादा, और 30 या 30 से ज़्यादा उसने काम किया होना चाहिए दिन, ठीक है। क्या है, एक तो 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए और 30 या 30 से ज़्यादा उस दिन उसने काम किया हो, और 8.3% ऑफ द वेजेज और RS रुपीज़ 10 विच एवर इज हाइयर, जोन सा इनमें से हाइयर है वो उसके बोनस में आ जाएगा, और मैक्सिमम बोनस 20% दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये 100 रुपये तो किसी का हाईएस्ट होगा नहीं दोस्तों आजकल, इतना तो ये तो फालतू की इन्फॉर्मेशन लिखी है कोड में। मुझे तो मान लो मिनिमम सैलरी आपने 178 बनाई है पर डे, इससे भी आप काउंट करोगे तो 100 तो निकल के आएगा ही नहीं, है ना। किसी का भी 8.3% निकालेंगे ना, वो इतना तो आ ही नहीं सकता। तो यही वाला मान के चलिए कि 8.33% ऑफ द वेजेज, 8.33% ऑफ द वेजेज क्या होगा आपका बोनस होगा, और मैक्सिमम बोनस 20% हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि 30 या 30 से ज़्यादा दिन आपने काम किया होना चाहिए और भैया 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय फर्म में होने चाहिए। और इन सब को देखने के लिए क्या होंगे, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। पहले इंस्पेक्टर आ जाता था, अब फैसिलिटेटर भी है कि उसको अगर कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कुछ झगड़े को भी सुलझाना है, फैसिलिटेट भी करना है, उसका भी काम करेंगे ये लोग। तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, वो अब इसको देखने के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम पेनल्टी, अगर कोई ये सब फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, उसके लिए 3 मंथ और अप टू 1 लाख का फ़ाइन है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस के लिए नॉट इम्प्रिजनमेंट। जो पहली बार किसी ने ये किया है, ऑफेंस किया है, उसके लिए इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए जेल की सज़ा नहीं है, उसको सिर्फ फाइन में काम चल जाएगा, ठीक है। फाइन में काम चल जाएगा। और अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसके लिए 3 महीने की जेल भी हो सकती है और 1 लाख रुपए फ़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा इस हिसाब से। और देखो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, आपने इसमें देखा मुश्किल से 7 से 8 या 10 पॉइंट मैक्सिमम है कि कहीं सैलरी का 50% से ज़्यादा बोनस, बेसिक से ग्रोस सैलरी का जो वेजेस है वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए, है ना। और वेजेस में क्या क्या आता है, वेजेस में क्या क्या नहीं आता है, ठीक है, ये सब है। वर्कर्स में क्या है, एम्प्लॉयज़ में क्या क्या इंक्लूड है, एम्प्लॉय में अप्रेंटिस इंक्लूड नहीं है। और 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ की आपको सैलरी मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम जो सारे ड्यू 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाने चाहिए। 48 आवर्स पर वीक आपका वर्किंग आवर्स है। 12 आवर्स पर डे आपको मैक्सिमम इंक्लूडिंग रेस्ट आप काम कर सकते हो। और पहले ओवर टाइम का जो टाइम होता था वो 50 घंटे हुआ करता था, अब वो 125 घंटे कर दिया गया है 3 महीने के अंदर। 3 महीने में 125 घंटे तक आप ओवर टाइम कर सकते हो, है ना। और मैक्सिमम डिडक्शन आपका हो सकता है 50% ऑफ द टोटल वेजेस हो सकता है। और ये बोनस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, 8.33% आपके वेजेस का आपको बोनस मिलेगा। और ये उसमें इतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए और इतने वर्किंग डेज होने चाहिए, आपने काम किया होना चाहिए। तो इस हिसाब से अपना पहला वाला कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अपना नेक्स्ट कोड चलते हैं अपन। नेक्स्ट कोड है हमारा द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब ये क्या क्या कवर करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे कर दिया जाता है कि जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं फर्म के लिए कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये आप करोगे, तो ये इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। मैं इसलिए क्यों पढ़ रहा हूँ इनको डेट वाइज, क्योंकि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। और जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट दे दिया, ये सबसे पहले आया, फिर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर आया और फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया। तो ऐसे भी करवा सकते हैं आपसे, ठीक है। और ये जो मर्जर है ये रिकमेंड किसने किया था, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 में जो बना था उसने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। और एम्प्लॉयर क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट गिवर, चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा हो या इनडायरेक्ट दे रहा हो। इनडायरेक्ट कैसे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला। फॉर एग्जांपल आपको काम करना है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को चाहिए थे बंदे, इसने बोला एक मिडल मैन को, इसने बंदे ला के यहाँ दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयर हुआ, या फिर ये इनडायरेक्ट, कोई भी मान लो आप। तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है उस वो भी एम्प्लॉयर की कंडीशन में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, एवरीथिंग, बट क्या किस किस चीज़ को एक्सक्लूड करता है, चैरिटेबल, सोशल, फिलैंथ्रोपिक, सॉवरन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको 3, 4, 5 स्टार जो भी पॉइंट लगाने हैं आपको लगा सकते हो कि इंडस्ट्री में हर वो चीज़ आती है किस किस को छोड़ के, चैरिटेबल्स, सोशल, फिलैंथ्रोपिक, सॉवरन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज को छोड़ के बाकी सब इसमें आता है, ठीक है। बाकी सब इसमें आता है। उसके बाद क्या क्या है, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है। इसमें क्या है, इसको डिफाइन किया गया है
सोशल सिक्योरिटी फंड्स के साथ। इन तीनों को इसमें डिफाइन किया गया है, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इन सब को इसमें डिफाइन किया गया है सोशल सिक्योरिटी फंड्स के लिए। ठीक है, ट्रेड यूनियंस के बारे में देख लेते हैं हम, और इनके बारे में थोड़ा देखें तो क्या होता है ना, जैसे गिग इकोनॉमी होती है ना, जैसे कि आप स्विगी, जोमेटो, है ना, या फिर आपने अर्बन क्लैप, ये जितने भी पढ़े हैं ये सारे इसी की डेफिनेशन में आते हैं, जिनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह नहीं होती हैं। तो ये तीनों हैं, ठीक है, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रेड यूनियंस के बारे में देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन में क्या है, मिनिमम मेंबर होने चाहिए 7 या 10% ऑफ द वर्कफोर्स विच एवर इज लेस। जौन सा इनमें से कम है वो होना चाहिए 7 हो या फिर 10% ऑफ द वर्कफोर्स हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, एग्जिस्टिंग यूनियंस मस्ट बी डीम्ड रजिस्टर। या तो जो पहले जितनी भी ट्रेड यूनियन है सारी रजिस्टर्ड मान ली जाएंगी, और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 7 मेंबर चाहिए या 10% ऑफ द वर्कफोर्स विच एवर इज लेस। जो सा इसमें से कम है आप उतने मेंबर के साथ जाके आप ये रजिस्टर करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं ना 7 होने चाहिए मिनिमम। मान लो कहीं एम्प्लॉय ही 10 हैं और उसका 10% निकाला गया तो 1 आया है, तो लेकिन ये कम है तो ये भी जा सकता है। ठीक है, सिंगल ट्रेड यूनियन। ठीक है, एम्प्लॉय मस्ट रिकॉग्नाइज इट एज सोल नेगोशिएटिंग। एम्प्लॉयर जो काम देने वाला है मस्ट रिकॉग्नाइज इट एज ए सोल नेगोशिएटिंग यूनियन इफ़ मोर देन 1 ट्रेड यूनियन। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है तो एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए उस यूनियन को एज ए सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। ठीक है, जनरली जो ट्रेड यूनियन है जिसमें 51% से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं वो सिलेक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, सिंगल ट्रेड यूनियन का क्या कंसेप्ट है कि एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज करना है, जो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन है एक उनमें से, जो कि जहाँ एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है, और जिसमें वर्कर 51% से ज़्यादा वर्कर हैं वो सिलेक्ट की जाती है जनरली। और अदरवाइज अगर किसी के भी 51% से ज़्यादा नहीं होते तो फिर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनती है, और किसी जब कोई मेजोरिटी नहीं होती, देखो क्या है ना, जैसे क्या है, एम्प्लॉयर क्या है, एक रिकॉग्नाइज करनी है एक ट्रेड यूनियन जिसके साथ वो नेगोशिएट करेंगे, और वो जनरली वो की जाती है जिसमें 51% से ज़्यादा वर्कर हो। अब किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है तो फिर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी, और नेगोशिएटिंग काउंसिल में क्या होगा, उस ट्रेड यूनियन से लोग आएंगे जहाँ पे 20% से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, आप याद रखना इसको। फिर इनका काम क्या क्या होता है, कंसल्टेशन किया जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर विद वर्कर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था वो कि ऐसे एक इंस्ट्रक्शंस टाइप होती हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, उसमें इसको बनाने के लिए इन सब से ट्रेड यूनियन वगैरह से क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। और स्टैंडिंग ऑर्डर मस्ट है कहाँ पे, वेयर 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर अगर हों वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर मस्ट है। पहले ये 100 के 100 की कंडीशन हुआ करती थी। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, जैसे वर्क पीरियड क्या होंगे, कितने आवर्स काम किया जाएगा, हॉलीडेज़ क्या क्या हैं, पे डेज क्या क्या हैं, वेज रेट्स क्या हैं, लीव रूल क्या है, सस्पेंशन कैसे होगा, और किसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, कितने टाइम पे आना है, ये सब किस में लिखा होगा, ये आपके स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है। और ये 300 से ज़्यादा 300 या 300 से ज़्यादा जहाँ पे वर्कर्स होते हैं वहाँ पे ये मस्ट है, ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ना। और पेनल्टीज़ में देखते हैं क्या क्या है, ग्रेटर देन 50K मे एक्सटेंड टू 2 लाख। जो इसको फॉलो नहीं करेगा 50,000 से ज़्यादा तो उस पर पेनल्टी लगेगी, और 2 लाख तक ये जा सकती है। एडिशनल फ़ाइन जो लग सकता है 2,000 पर डे भी लग सकता है ये ना बनाने पे। ठीक है, ये ना फॉलो करने पे उस पर 2,000 रुपये पर डे भी फ़ाइन लग सकता है, अप टू 4 लाख, एज वेल एज 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है इफ़ नॉट एडहेयर प्रॉपरली। ये स्टैंडिंग ऑर्डर या फिर जितने भी इसमें क्लोज हैं ये सारे अगर किसी ने फॉलो नहीं किए हैं तो उस पर इस तरीके का पेनल्टी प्रोविजंस क्या क्या है, 50,000 से ज़्यादा की पेनल्टी है, 2 लाख तक जा सकती है, 2,000 पर डे एडिशनल फ़ाइन भी हो सकता है, 4 लाख मैक्सिमम, और मतलब 4 लाख तक भी जा सकता है अगर इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता, और 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में क्या क्या है।
ठीक है। इसमें क्या है कि लेवल है, जैसे सबसे पहला लेवल क्या है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। क्या है? ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है। ये मैंडेटरी है अगर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर होते हैं। ठीक है। कंपोजिशन क्या रहता है इसका, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का, कि इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की साइड से इक्वल लोग आएंगे और वुमेन है 10 मेंबर्स हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है। ये फिर उसके बाद क्या है, प्राइमरी फॉर्म में जाएगा और अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आपका लेबर कोर्ट में फैसला जाएगा। तो इस तरीके का है। पहले तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनेगी, 20 से ज़्यादा वर्कर हैं तो ये मैंडेटरी है। कंपोजिशन में भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साइड से इक्वल लोग आते हैं, मैक्सिमम 10 वुमेन होती हैं। फिर प्राइमरी फॉर्म में जाता है, इससे भी सेटिस्फाई नहीं होता और अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं होगे तो लेबर कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आप याद कर लेना। एक्सेप्शन क्या है कि आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को फॉर डिस्चार्ज अगर आपका हो रहा है, डिसमिसल अगर हो रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है और टर्मिनेशन केसेस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए 4-5 स्टार इन्फॉर्मेशन। क्या क्या एक्सेप्शन क्या क्या है, आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो। किस किस केस के लिए, अगर आपका डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट एंड टर्मिनेशन केसेस के लिए। ठीक है। उसके बाद टाइम लिमिट क्या है, 19 डेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, या इंक्वायरी जो भी है, इफ़ वर्कर सस्पेंडेड फॉर द मिसकंडक्ट। ठीक है। टाइम लिमिट क्या है, 90 दिन तक वो इस केस में जा सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इफ़ वर्कर सस्पेंडेड फॉर द मिसकंडक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये दो तरीके के भी इस तरीके के फॉर्म बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपोजिशन क्या है कि 2 मेंबर और 1 मेंबर, एक मेंबर है, एक में एक मेंबर है फॉर अदर डिस्प्यूट्स। जो इसमें बनेगा ना ट्रिब्यूनल में, कंपोजिशन क्या है ट्रिब्यूनल का, 2 मेंबर का भी ट्रिब्यूनल बनेगा और 1 मेंबर का भी बनेगा। सारे अदर केसेस के लिए 1 मेंबर है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस हैं, जैसे 1 जुडिशियल मेंबर और 1 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहेगा। किसके लिए, फॉर कम्प्लेक्स केसेस i.e. स्टैंडिंग ऑर्डर और स्ट्राइक्स। समझे पूरी बात। देखो मैं आपको थोड़ा सा सिंपली करके बताता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, इनका कंपोजिशन क्या है कि 2 मेंबर भी है और 1 मेंबर भी है। 2 मेंबर में क्या है, एक जुडिशियल मेंबर है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है। और ये कम्प्लेक्स केसेस लाइक जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर किसी ने बनाया नहीं बनाया, स्ट्राइक्स का क्या प्रोविजन है, स्ट्राइक्स के लिए परमिशन दिया नहीं दिया, स्ट्राइक्स कर रहे हो तो क्या होगा, इन सब के लिए उसका क्या है 2 मेंबर्स कंपोजिशन 2 मेंबर्स ट्रिब्यूनल है। और 1 मेंबर क्या है, सारे बाकी जो डिस्प्यूट बच गए उसके लिए 1 मेंबर है। ठीक है। ये ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर का कुछ देख लीजिए डेफिनेशन। ठीक है। क्लोजर तो क्या होता है कि शट डाउन ही करना हो जाता है। ले ऑफ देख लीजिए, ड्यू टू रिसोर्स शॉर्टेज, मशीनरी ब्रेकडाउन और नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, इसमें क्या हो ना, हम जनरली बात करते हैं ना ले ऑफ की, जब हम बात करते हैं कि उसको नौकरी से हटा दिया गया, नौकरी से नहीं हटाया गया होता दोस्तों, उसको बस टेम्परेरी पीरियड के लिए, क्योंकि रिसोर्स की शॉर्टेज हो गई है और मशीनरी का ब्रेकडाउन इन और नेचुरल कैलेमिटीज़ के चक्कर में जब एम्प्लॉयर इनफ पैसा नहीं दे पाता है तो उसको बस वो टेम्परेरी सस्पेंशन टाइप मान लीजिए, उसको बोलते हैं ले ऑफ। ठीक है। और जो बिल्कुल ही टर्मिनेशन हो जाता है, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना ले ऑफ, नॉर्मल भाषा में जिसको हम ले ऑफ बोलते हैं, वो रिट्रेंचमेंट है। ठीक है। कानूनी रूप से इंडस्ट्रियल ये कोड में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में उसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं, जिसको हम अपनी देसी भाषा में ले ऑफ बोलते हैं। तो ले ऑफ क्या है, टेम्परेरी है। और ये टर्मिनेशन कहाँ है, वर्कर सर्विस का बाय एम्प्लॉयर, ये है रिट्रेंचमेंट। ठीक है, ये आप याद रखना। और अगर मान लो किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो गई है किसी एम्प्लॉयर के पास, और जब वो नेचुरल रिसोर्सेज या उसके जो उस रिकवरी करता है तो सबसे पहले वो उन्हीं एम्प्लॉय को प्रायोरिटी देता है जिसको उसने ले ऑफ किया होता है। ठीक है। तो ये अभी आप याद रखना। ठीक है। इसलिए ले ऑफ परमानेंट टर्मिनेशन नहीं है, टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट में है। और अगर कहीं 300 से ज़्यादा वर्कर हैं तो गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिएगा फॉर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर। ठीक है। और ले ऑफ का क्या है, 50% ऑफ द बेसिक वेजेज एंड DA टू ले ऑफ फॉर द वर्कर्स विद 1 ईयर और मोर कंटिन्यूस सर्विसेज। देखो ये क्या है, अगर आप किसी का ले ऑफ करोगे तो उसको 50% ऑफ बेसिक्स एंड DA
जितने भी आपने ले ऑफ किए हैं उनको मिलेगा 1 साल और मोर कंटिन्यूस सर्विस, जितना उन्होंने 1 साल या 1 साल से ज़्यादा सर्विस किया है उन सब के लिए ये 50% उनको मिलेगा अगर आप उनको ले ऑफ करोगे तो। ठीक है। और रिट्रेंचमेंट में क्या है कि अगर 50 से 300 वर्कर हैं तो 1 मंथ का नोटिस देना है, फिर आप उनको रिट्रेंच कर सकते हो। ठीक है। और 1 मंथ का वेज देके कोई भी इनमें से एक काम करके आप उनको या तो 1 महीने का नोटिस दे दो, वो अपने आप ही 1 महीने का पैसा कमा लेंगे, या आप 1 महीने का पैसा दे के ही उनको बोल दो कि भाई कल से मत आना। 50 या 300 वर्कर्स के केस में ऐसा हो सकता है रिट्रेंचमेंट में। और 300 से ज़्यादा अगर वर्कर हैं तो उसको क्या होगा, 3 मंथ का नोटिस दिया जाएगा और पे फॉर द नोटिस पीरियड, या 3 महीने का नोटिस या नोटिस पीरियड की उनको दे दो पेमेंट। यहाँ 1 महीना था 50 से 300 वर्कर में, और 300 प्लस वर्कर में क्या है 3 महीने का नोटिस और पे फॉर नोटिस। ठीक है, आप याद रख सकते हो, या तो 3 महीने का नोटिस दे दो या उस नोटिस पीरियड के लिए उनको पैसा दे दो। ठीक है। प्लस 15 डेज वेजेस फॉर द एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, या फिर 15 डेज वेजेस दे दो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। समझे कि मान लो उसका 10 साल का उसने सर्विस की है, 10 ईयर्स की उसने सर्विस की है, 10 गुना में 15, 150 दिन का उसको पैसा दे दो हर 15 दिन 1 साल के लिए। अगर 1 साल की सर्विस की है तो 15 दिन का, 2 साल की सर्विस की है तो 30 दिन का, 3 साल की सर्विस की है तो इनमें से आप प्लस ये सब आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस इतने आपको देना पड़ेगा। इन दो में से कोई चॉइस है, 3 महीने का नोटिस दे दो या पे दे दो नोटिस पीरियड की, प्लस ये आपको देना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपके पास कोई 20 साल से कोई आदमी रहता है तो उसको 300 दिन का वेज प्लस 3 महीने का और से वेज देना पड़ेगा आपको। ठीक है। और एक क्या है, एक रीस्किलिंग फंड भी एस्टेब्लिश करना है इस कोड के तहत। तो बस आप ये इतना याद रखना कि ज़्यादा इसमें मतलब जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए वर्कमैन को वर्कर से रिप्लेस कर दिया गया है। ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ठीक है इसमें कोड में लिखे हैं तो आप याद कर सकते हो। एक तो रीस्किलिंग फंड होगा, वर्कमैन को रिप्लेस कर दिया है वर्कर से। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है वो आपको देख लेते हैं। जो लॉकआउट होता है वो फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड होता है। मतलब लॉकआउट क्या होता है कि उसने बंदी कर दिया एम्प्लॉयर ने। फॉर एग्जांपल ये XYZ जूते बनाने की कंपनी है, इसने क्या कर दिया आज ऑफिस बंद कर दिया, तो ये होगा लॉकआउट। और स्ट्राइक क्या है, एम्प्लॉई काम पे नहीं गए उसको बोलते हैं स्ट्राइक। और स्ट्राइक की डेफिनेशन अगर अपन टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो 50% से ज़्यादा वर्कर, एटलीस्ट कम से कम 50, मतलब अगर 100 लोग कंपनी में काम करते हैं तो 50 या 50 से ज़्यादा लोग कैजुअल लीव पे होने चाहिए उस दिन। ठीक है। और 14 डेज का एडवांस नोटिस चाहिएगा स्ट्राइक और लॉकआउट के लिए, वैलिड फॉर 60 डेज। समझ रहे हो, जैसे मान लो आपने आज नोटिस दिया है तो आप जैसे आपने आज नोटिस दिया है तो आप इसके 14 दिन बाद कोई भी स्ट्राइक कर सकते हो या एम्प्लॉयर लॉकआउट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ डेट वाइज। 1 जनवरी को आपने नोटिस दिया है तो आप 15 जनवरी से लॉकआउट या स्ट्राइक कर सकते हो। स्ट्राइक फ्रॉम एम्प्लॉय साइड, लॉकआउट फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड। पहली कंडीशन तो ये हुई। उसके बाद जो ये नोटिस है आपने जो दिया है और आप 15 के बाद कर सकते हो, ये भी 60 दिन के बाद तक ही अलाउड होता है, 60 डेज़ के बाद अलाउड होता है। ऐसा नहीं है कि आप 19 डेज़ में जाके कि आपने तो नोटिस दिया और आज स्ट्राइक कर दोगे। आपको विदिन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर आपको स्ट्राइक या लॉकडाउन करना है उस एक नोटिस का, जो आपने एक नोटिस डाला है। ठीक है। और ये क्या, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग और अप टू 7 डेज आफ्टर कंसिलिएशंस प्रोसीडिंग्स एंड ड्यूरिंग एंड अप टू 60 डेज आफ्टर ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स और वेयर ए सेटलमेंट और अवार्ड इज इन द ऑपरेशन। ये नॉर्मल बात है कि ये उसको स्ट्राइक्स को और लॉकआउट को मतलब ठीक है। तो मतलब जब कोई अवार्ड चल रहा है, ट्रिब्यूनल में कोई केस चल रहा है, उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर तक, है ना, अप टू 60 डेज, और 7 दिन से स्टार्ट करके आप लॉकआउट और स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारे 2 हो गए हैं पूरे के पूरे। ठीक है, एक तो ये इंडस्ट्रियल कौन सा था, ये पूरा नाम इसका प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, और ये कोड ऑन वेजेज। ठीक है, 2 इसमें कवर कर लिए, 2 और बचे हैं अपने। 2 ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसमें 2 ही करते हैं। हाफ एन आवर में 2 हो गए हैं, और हाफ एन आवर नेक्स्ट हाफ एन आवर में अपन 2 कर लेंगे। उन 2 का मैं आपको, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी 2 छोटे छोटे से ही हैं। और इसमें अपन जो काम की इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं वो इतनी ही कर रहे हैं कि जितनी इंपॉर्टेंट है ना। हार्डली उसमें भी 20 या 25 मिनट लगेंगे बस मैक्सिमम। और वो और भी थोड़ा स्पेसिफिक है, जैसे उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्कर्स कंडीशन कोड आएगा, उसमें तो आपको सिर्फ इतना याद करना है, कैंटीन कब बनेगी, एम्बुलेंस कब आएगी, क्रैश फैसिलिटी कब होगी, एनुअल फ़ी क्या दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर क्या होते हैं, मतलब उसमें भी सिंपल है, वो भी 1 लाइनर टाइप ही है। ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, पार्ट 2 में लेके आते हैं वो दोनों कोड हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।